यस सर। अच्छा, देखिए, अब हमने पढ़ना है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जब दो एटम को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, जैसे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीख रहे थे, क्या टॉपिक है? ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में यह कहा गया कि जब हम एक एटम को दूसरे एटम के पास लेके आते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं। तो ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप with the orbital of another atom। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दूसरे एटम के ऑर्बिटल से होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन को रिजल्ट करती है, जिसे बॉन्ड बनता है। क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां है? पढ़ के आए हो, ऑर्बिटल में। तो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से जब तक ओवरलैप ही नहीं करेगा तब तक बॉन्ड कैसे नहीं बनेगा? बॉन्ड तो बनने के लिए ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, the formation of covalent bond between the two atom, results by the pairing of electron present in the valence shell having opposite spin। मतलब इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के स्पिन क्या होने चाहिए? ऑपोजिट स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं करेंगे, नहीं तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। जब ओवरलैपिंग होगी एक ऑर्बिटल के दूसरे ऑर्बिटल से, तो स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। और यहां पर ओवरलैप कंसेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू ओवरलैप। तो आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में है ये। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज। मतलब जो एक एटम दूसरे एटम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इनकी एनर्जी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत डिफरेंट एनर्जी के, ये नहीं है कि 1s की ओवरलैपिंग, एक एटम का 1s है और सामने वाले एटम का 6p आ गया, तो 1s की एनर्जी और 6p की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग तभी होगी, बढ़िया ओवरलैपिंग तभी होगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी हो। सेकंड सेकंड कंडीशन, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have same symmetry, same symmetry along the molecular axis। बच्चा कहता सर समझा नहीं, सेम सिमेट्री अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो, एक एक्सिस होती है जो न्यूक्लियस से पास होती है, मतलब एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस से पास होकर निकल रही होती है, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक एक्सिस होती है परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दो एक्सिस लूंगा इस टॉपिक में, एक वो एक्सिस होगी जो एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस से पास हो रही होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से पास होने वाली। एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो कह रहे हैं ना, दे हैव सेम सिमेट्री
अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है तो दूसरा भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ऑर्बिटल न्यूक्लियर एक्सिस पर है और एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। या तो दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो या तो दोनों ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, ये बात कही गई है सेकंड पॉइंट में। और अभी भी आपको सेकंड पॉइंट में कोई शंका है, कोई डाउट है, वो मैं आपको आगे के टॉपिक में क्लियर कर दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। लास्ट कंडीशन इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मस्ट बी लार्ज। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मस्ट बी लार्ज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करे तो बहुत सारा हिस्सा ओवरलैप करे, तब जाके बढ़िया बॉन्ड बनेगा। इसका भी अगर दिक्कत है मैं आपको अभी आगे क्लियर कर दूंगा, इसका सही मतलब क्या है, वेट कर लो। मान लो ये एक एटम का एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है, ये एक का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। और जब एस एक एटम का दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल को टक्कर मारेगा तो इसको कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। और आप बताओ इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन क्यों देंगे, ऑपोजिट स्पिन क्यों देंगे, ऑपोजिट स्पिन क्यों हो जाएंगे? मैं आपको बता सकता हूं एस एस ओवरलैपिंग कैसे होती है। आप बताओ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है। तो इसका अंदर 1s1 होगा, इसके अंदर भी 1s1 होगा। तो जब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों का स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग किस किस की होती है? H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग S की दूसरे के S से ही तो होती है बच्चे। अरे मैंने तो कितनी बार बताया है, पूरे यूनिवर्स में मैजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है? यूनिवर्स में सबसे मैजिकल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। सृष्टि का रचयिता है ये हाइड्रोजन, क्योंकि सारे सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में गैलेक्सी में कहीं पे भी देख लो स्टार्स हैं, स्टार ही तो कंट्रोल करते हैं सारे प्लैनेट्स को। और सभी स्टार्स में कौन सा फ्यूल है? यही तो है मेरे बच्चे, ये तो मैजिकल मॉलिक्यूल है। कौन सी ओवरलैपिंग कर रहा है? एस की एस के साथ। आओ एक और देखते हैं। एक ओवरलैपिंग होती है एस ऑर्बिटल की सामने वाले के पी के साथ, इसको कहते हैं एसपी ओवरलैपिंग। जानते हैं एसपी ओवरलैपिंग कहां होती होगी? जैसे एच एफ है, एच एफ, एच में क्या होता है और एफ में क्या होता है? तो अब तो एफ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? सिर्फ एक चाहिए? नहीं चाहिए। और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है जो शॉर्ट है? कहां पर उसका एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है? 5। तो ऐसे है ना, तो इसके एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ इसके कौन से ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? पी। यानी कि हाइड्रोजन का कौन सा आएगा? 1s1। और सामने से फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? बोलो 2p5। और ये एक दूसरे से टक्कर मार के बॉन्ड बना देंगे।
हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, फ्लोरीन को भी 2 मिल गए। कौन से ऑर्बिटल को 2 मिल गए? इस ऑर्बिटल को 2 मिल गए, तो p6 हो गया। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? sp। s किसका था? 1s का। p किसका था? 2p का। मैं आप ही से पूछता हूं, hi में h के पास तो 1s1 होता है, i के पास पता है क्या होता है? ये कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके पास 2p5, 3p5, 4p5, 5p5। तो आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा हाइड्रोजन से टक्कर मारने? ये रहा हाइड्रोजन का 1s1। और आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5p। मैं आप ही से पूछता हूं, 5p5 का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1s1, क्या ये ओवरलैपिंग बढ़िया होगी या बेकार होगी? क्या लगता है? सर बेकार। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। वीक होगी। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। ज्यादा है। मेरी बच्ची बहुत सही बोल रही है, कंपेरेबल एनर्जी नहीं है। बहुत बढ़िया। कंपेरेबल एनर्जी नहीं है, सही पॉइंट पकड़ा आपने पीछे में से। कंपेरेबल एनर्जी नहीं है, तो क्या ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग है? नो सर। क्या नो सर। क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा? नो सर। नो तो सर। HI से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना लेगा? HBr से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना लेगा? HF सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा नहीं बनाएगा? तो यस सर। 1s1 will overlap with the 2p5 orbital. Comparable energy, effective overlapping, stronger bond, lesser bond length, higher bond enthalpy। याद है मेरी वो क्लास बॉन्ड पैरामीटर की? यस सर। मैं उससे रिलेट करके बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं उससे रिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैं सारा जो बनाया है मैं सारा इरेज कर रहा हूं। जिसका मन था लिखने का वो बैक कर सकता है इस वीडियो को, और जहां पे मैंने इरेज करना शुरू किया वहां से फोटो खींच सकता है। मैंने हटा दिया इसको। तो इज इट क्लियर हाउ sp ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल? मैंने तो HF, HCl, HBr, HI का भी केस कर लिया। एक होती है pp ओवरलैपिंग, एक एटम का p दूसरे एटम के p से ओवरलैपिंग करता है। दिस इज नोन एज pp ओवरलैपिंग। एक का p दूसरे के p से ओवरलैप करता है, ऐसे pp ओवरलैपिंग कहते हैं। और p ऐसे भी ओवरलैप कर सकता है। ये तो डंबल है ना। मान लो ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, और एक ग्रीन कलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। आप बताओ ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहे हैं या ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैप कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वेरी गुड बच्चों। तो ये एक ऑर्बिटल होगा, ये दूसरा ऑर्बिटल होगा, और ये आधे ऊपर से टच करेंगे आधे नीचे से। हालांकि बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग तो नहीं होगी, ये न्यूक्लियस है दूसरे के, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होगी, पर होगी। ऐसी ओवरलैपिंग में क्या लगता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? क्या लगता है? वीक बनेगा। वीक। बहुत बढ़िया, वीक बनेगा अगर ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो। मैं आप ही से पूछता हूं, क्या ऐसी ओवरलैपिंग हो पाएगी एक यूं आ जाए और एक यूं आ जाए? क्या ऐसी ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और एक परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। सिमेट्री नहीं बन रही। अब वो सेकंड पॉइंट समझ में आया, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्ची बोलो। सर वीक क्यों बनेगी परपेंडिकुलर पी बॉन्ड में? हाँ, वीक इसलिए बनेगी मेरी बच्ची क्योंकि जो हिस्सा ओवरलैप करेगा ना, ये बहुत कम हिस्सा टच करेगा, ये भी बहुत कम हिस्सा टच करेगा। क्योंकि डंबल जब एक दूसरे के पास आएंगे ना, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया विल ओवरलैप विद ईच अदर।
पर जब हेड ऑन कोलिजन हो रही है, इसको मैं हेड ऑन कह रहा हूं, एक दूसरे के सर से सर टकरा रहे हैं, तो ज्यादा हिस्सा ओवरलैप करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रीजन मिलते हैं मूव करने के लिए। पर इस केस में बहुत कम हिस्सा ऊपर और बहुत कम हिस्सा नीचे टच कर पाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप भीड़ में चल रहे हो और आपने एक दूसरे की फिंगर को टच किया हुआ है, एक दो लोग चल रहे हो, फिंगर को टच करके चल रहे हो, तो पीछे से धक्का आएगा तो हाथ छूटेगा नहीं छूटेगा? यस सर। और अगर कोई एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के चल रहा है, हाथ से हाथ पकड़ के चल रहा है, पीछे से धक्का आएगा तो आप भीड़ में एक दूसरे से अलग होंगे या चांस कम है अलग होने का? चांस कम है अलग होने का। तो जहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वहीं पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके की, तो डंबल आधे ऊपर आधे नीचे से ओवरलैप तो करते हैं पर इतना ज्यादा हिस्सा ओवरलैप नहीं कर पाता, इसलिए बॉन्ड वीक बनता है। इसलिए वो थर्ड कंडीशन में आपको याद दिलाना चाहता हूं, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज पता किस में हो रही है? इस केस में हो रही है, हेड ऑन कोलिजन्स में। इस केस में हो रही है, इस केस में हो रही है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस केस में वीक हो रही है? इस केस में वीक हो रही है। अब मैं आपको इस बात को प्रमाण देने के लिए एक ऐसी बात करूंगा जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में कोई झुठला नहीं सकता। मतलब आप इस अर्थ पे जीवन को छोड़ दो, आप किसी भी प्लेनेट पे जीवन होगा जहां पर इतनी साइंस पढ़ी जा रही होगी, हो सकता है हम उनसे पीछे हो सकता है वो हमसे आगे हो, पर इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बताओ सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होती है? 1s1 की। सामने भी लीस्ट एनर्जी वाला आ जाएगा 1s1। अब बताओ इससे अच्छी ओवरलैपिंग क्या किसी में हो सकती है? नो सर। नो सर। तो ये H2 हो गया। तो आप बताओ हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अरे स्ट्रॉन्ग छोटा शब्द है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इस संसार में, संसार कहने का मतलब है किसी भी यूनिवर्स, किसी कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी गैलेक्सी में चले जाओ, कहां पे कोई भी स्टार होगा जो प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहा होगा, उसका फ्यूल क्या होगा? क्यों भाई हाइड्रोजन क्यों? नेचर ने हाइड्रोजन को क्यों चुना? क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी थी? इसकी। सामने वाले की कम एनर्जी कौन हो सकता है? वही हो सकता है। और इनकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा क्या होगी? और आप बताओ फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को रिजल्ट करे। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका? बिटवीन ई ई समझ गई? ई का मतलब है एलिमेंट विद एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से इस संसार में सबसे मजबूत बॉन्ड है, वो किसका है? मैं आपको शर्त लगा सकता हूं, अगर मैं मल्टीपल चॉइस में पूछ लू ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस एलिमेंट का किस एलिमेंट से है जी, अगर मैं पूछ लूं तो मैं कहता हूं बच्चा H2 को तुक्का नहीं मारेगा। उसको लगता है कि H2 का बॉन्ड तो वीक होता है। सच बताना, लगता था नहीं लगता था? झूठ मत बोलना कि H2 का बॉन्ड वीक होता हो। यस सर। हाँ, सच्चाई मानने में कोई 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 वो नहीं है, हर्ज नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता यस सर कौन बोल रहे हैं, नाम तक नहीं पता मुझको उन बच्चों के। तो पर मुझे पता है बच्चे को गलत फहमी होती है कि H का H से बॉन्ड C से वीक होगा, NN से वीक होगा, O से भी वीक होगा। पर बच्चा भूल जाता है सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे बच्चे। मैं साइंस का टीचर हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता मैंने क्या कहा? मैजिकल मॉलिक्यूल कौन सा संसार में, सृष्टि में? हाइड्रोजन। अरे इसी हाइड्रोजन की रिएक्शन स्टार में हो रही हैं और उन्हीं की किरणें, उन्हीं की रेस
अलग अलग प्लेनेट पे पहुंचती है, किसी पे जीवन होता है, किसी पे नहीं होता। सारा सारा मैजिक कौन कर रहा है? ये हमारे सोलर सिस्टम में कौन कर रहा है? सन ही तो कर रहा है। सर्दियों में धूप नहीं निकलती, परेशान हो जाते नहीं हो जाते? वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो सारी हाइड्रोजन वाले फ्यूल से तो आ रही है, सर रिएक्शन से तो हो रही है। अच्छा, आपको पता है 400 डिग्री पे भी ये नहीं टूटेगा। 2000 केल्विन दे दूंगा ना तो भी नहीं टूटेगा। 3000 केल्विन दे दूंगा ना तब भी 100% H2 नहीं टूटेगा। 4000 केल्विन दे दूंगा ना तब भी 100% नहीं टूटता ये। सोचो, जो 4000 केल्विन पर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? बहुत स्ट्रांग। Strongest over. और आपको पता है सन का, किसी भी स्टार का टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो इतने हाई टेम्परेचर को कौन झेलेगा? अरे इतने हाई टेम्परेचर को वही झेलेगा जिसका बॉन्ड बहुत मजबूत है। कमजोर बॉन्ड वाला उसमें सस्टेन ही नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। तो हाइड्रोजन की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हम कि हाइड्रोजन का मजबूत हो सकता है बॉन्ड किसी से मुकाबले। तो अब आपको 3 कंडीशन समझाता हूं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने? बोलो बोलो बोलो, देखता हूं किसको याद है मेरी बातें। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी? Combining atomic orbitals should have comparable energies. अरे यहां तो इक्वल एनर्जी हो गई, तो ये तो और फेवर करेगी। दूसरी बात क्या बोली थी? दे हैव सेम सिमेट्री, दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कोलाइड कर रहे हैं। तीसरी क्या बताई थी? एक्सटेंट ऑफ overlapping should be large. आप बताओ, ये तीनों बातें इसी में तो दिखती हैं। और यही मॉलिक्यूल तो जादू करता है बच्चे, मैजिकल मॉलिक्यूल है। यूनिवर्स में मैजिकल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हमारी धरती पे मैजिकल एटम कार्बन, मैजिकल एटम है धरती पे। क्यों है? जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और हमारी धरती पे मैजिकल मॉलिक्यूल वाटर, वाटर मैजिकल क्यों है? अपनी इस शेप की वजह से। याद है? भूल गए? हाँ, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, जल्दी बोलो बच्चे। लेकिन इन चारों मॉलिक्यूल्स में से एन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से वो ज्यादा स्टेबल हुआ। मैंने देखा नहीं तूने क्या बनाया है? सिंगल बॉन्ड। मैंने देखा नहीं क्या लिखा है? ई और ई का सिंगल बॉन्ड, यानी कि किसी भी एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड अगर किसी का मजबूत है, सिंगल बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन है। ओके सर, ये लिखा। देखो साइंस में ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि सर ने एन और एन सिंगल बॉन्ड लिखा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया सर ने यहां पर ई सिंगल बॉन्ड लिखा है। तो इसीलिए साइंस पढ़ते वक्त ऑब्जर्वेशन बड़ी शार्प होनी चाहिए बच्चे की। हो सकता है कभी कभी हम गलती करें, बच्चा पकड़ ले सर आप गलती कर रहे हो, तो शार्प ऑब्जर्वेशन ही आपको शार्प बनाती है। आगे चलते हैं। देख, अब ओवरलैप कंसेप्ट में आपसे पूछता हूं, अगर मैं जेड एक्सिस मान लूं, न्यूक्लियस से पास होती है, मतलब जेड एक्सिस एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस से निकल रही है, जेड एक्सिस। तो मेरा सवाल है, क्या 2px और 2px ओवरलैप कर पाएंगे? इज दिस ओवरलैपिंग पॉसिबल? यस और नो? यस, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस से आ रहे हैं। मतलब ये अगर जेड एक्सिस है तो एक एक्स एक्सिस पे है पी ऑर्बिटल, दूसरे का भी एक्स एक्सिस पे है पी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक 2px है और एक 1s1 है, ओवरलैपिंग हो जाएगी? हो जाएगी। एक 2px है और एक 2pz है, ओवरलैपिंग हो जाएगी? नो सर। नो सर, No, या sir. नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे। 2px 2py से ओवरलैप कर जाएगा?
No, 900 sir. No, अब sir. आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया कि सेम सिमेट्री होनी चाहिए अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब यहां पर इस संसार में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, उनमें दो बड़े विभाजन कर रहे हैं। एक है जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक है जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सिंबल वही है जो आप सिग्मा और पाई के पढ़ते हो, और इनका डिफरेंस सभी के एग्जाम में आना है, अच्छे से कर लेना। पहला डिफरेंस ये है that sigma bond is formed by the head-on overlapping of combining orbital along the internuclear axis. Head-on overlapping along the internuclear axis, यानी कि आमने सामने टक्कर जिसकी होती है। एंड पाई बॉन्ड, ये सिग्मा लिख रहा हूं, यहां पाई लिखूंगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वे ओवरलैपिंग of combining atomic orbital perpendicular to the internuclear axis. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? That sigma bond is formed by the head-on overlapping along the internuclear axis, and pi bond is formed by the sideway overlapping of atomic orbital perpendicular to the internuclear axis. Internuclear axis के perpendicularly overlap करते हैं ये, अभी मैं जैसे करके दिखा रहा था। Second, in sigma bond, extent of overlapping is very large. मतलब बहुत लार्ज हिस्सा ओवरलैप करता है। In pi bond, extent of overlapping is very less. वो बच्ची एक डाउट पूछ रही थी ना बेटा कि इस केस में ओवरलैपिंग कम क्यों होगी, ये वही तो है। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से टच करेगा, थोड़ा सा हिस्सा नीचे से टच करेगा, बस। तो बहुत कम हिस्सा ओवरलैप कर पाता है पाई बॉन्ड में। थर्ड, सिग्मा बॉन्ड is a stronger bond than pi bond. Pi bond is a weaker bond than the sigma bond. ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन द पाई बॉन्ड, ये लिख लेना अपने नोट्स में। मेरे नोट्स में सवाल नहीं है ये आप अभी लिख लो अपनी नोटबुक में, बाद में मेरे नोट्स में एंटर कर देना इसको। वाई सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड? आंसर इज बिकॉज इन सिग्मा बॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी लार्ज, whereas in pi bond the extent of overlapping is very less. और अगर आपसे पूछा जाए why the extent of overlapping is very large in sigma than the pi bond, तो आंसर है फर्स्ट पॉइंट, because in sigma bond there is a head-on overlapping between the combining atomic orbital along the internuclear axis, which results in a large extent of overlapping, whereas in pi bond there is a sideway overlapping of atomic orbital perpendicular to the internuclear axis, which results in lesser extent of overlapping in case of pi bond. Is that clear?
ये दो सवाल बनाने हैं। सवाल नंबर 1 कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड वीकर क्यों है। सवाल नंबर 1 का आंसर क्या है, पॉइंट नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कि वाई द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी लार्ज इन सिग्मा एंड वीक इन लेसर इन पाई बॉन्ड। तो उसका आंसर क्या है, पॉइंट नंबर 1 कि सिग्मा में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होती है, इसलिए होती है क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो लार्ज एक्सटेंट तक ओवरलैप करने में रिजल्ट करती है। फोर्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय SS, SP एंड PP ओवरलैपिंग, यानी कि जब S से टक्कर मारेगा या SP से टक्कर मारेगा, PP से टक्कर मारेगा, सिग्मा बनेगा। पर पाई तभी बनेगा जब P से टक्कर मारेगा। इट इज फॉर्म्ड ओनली इफ देयर इज अ PP ओवरलैपिंग, क्योंकि P ऑर्बिटल ही परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। S तो स्फेरिकल होता है, S तो स्फेरिकल होता है, तो S ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा S हमेशा सिग्मा बनाएगा। तो S से टक्कर मारे, S P से टक्कर मारे या P से टक्कर मारे, हमेशा सिग्मा बनेगा। और पाई तभी बनेगा जब P से ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाफ अबव एंड हाफ बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बच्चे कहते सर ये पॉइंट नहीं समझा। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रही, सिमेट्रिकल है। पर जब पाई बॉन्ड बनता है ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, आधी ये रही, आधी कहां है, ये रही न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि न्यूक्लियर एक्सिस के आधी ऊपर और आधी नीचे है। सिग्मा में न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही होती है, ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाफ अबव एंड हाफ बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिक्स पॉइंट, फ्री रोटेशन along the sigma bond is possible। पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फ्री रोटेशन along the sigma bond is possible, और इसमें फ्री रोटेशन along the pi bond is not possible। अब ये पॉइंट ना बच्चा समझ नहीं पाता, सर ये कैसे हो गया कि सिग्मा को रोटेट कर सकते हो, पाई को रोटेट नहीं कर सकते, सर ये कैसे हो गया। मैं आपको इसका जवाब दूंगा। 6 पॉइंट ईमानदारी से बताना समझ में आया या नहीं आया। नो सर। कि सिग्मा बॉन्ड को फ्रीली रोटेट कर सकते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड को नहीं कर सकते। मुझको पता नहीं समझ में आया बेटा, मैं समझाऊंगा, वेट कर लो, इसके लिए वेट कर लो, मैं अभी समझा रहा हूं। पर पहले बताओ 1 से लेके 5 तक कोई डाउट है किसी को? छठे में डाउट है, मैं जानता हूं। नो सर। No, sir. अब इसमें एक और डिफरेंस है। 7th, ये मेरे नोट्स में नहीं होगा, जाके चेक कर लेना और ऐड कर लेना। और वो है कि दैट सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड पाई बॉन्ड is formed only if sigma bond
is already formed. मतलब 7th पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि सिग्मा हमेशा पहले बनेगा और पाई तब बनेगा जब सिग्मा पहले से ही बन चुका होगा। ठीक है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट independently. Pi bond cannot exist independently. बच्चा कहता सर ये भी बात मैं नहीं समझा कि सिग्मा अकेले एग्जिस्ट कर सकता, पाई अकेले नहीं कर सकता। मान लो ये दो एटम है, इनके बीच में एक ही बॉन्ड है, तो ये पक्की बात है सिग्मा होगा। ये दो एटम है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। मतलब पाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा बन चुका होगा। मान लो दो एटम है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनमें एक सिग्मा होगा, बाकी दो क्या होंगे, पाई होंगे। पाई तब बनेगा जब सिग्मा बन चुका होगा, पर अगर एक ही बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा ही होगा। जैसे आप बताओ एफ और एफ, अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ बता रहा हूं, एक्सप्लेन तो करना है। एफ और एफ में एक ही बॉन्ड है, तो ये सिग्मा होगा, पाई होगा, सिग्मा होगा। और ओ में दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है ओ में, तो फिर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और एन में जैसे अभी एक बच्चा मुझको ठीक कर रहा था, एन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा होगा, बाकी दो बॉन्ड क्या होंगे, पाई। अब जैसे आपको मैंने वाटर सिखाया था, वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ के आए हो, तो ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा ही होगा। जैसे अमोनिया है, दो एटम में अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा हमेशा। जब डबल बॉन्ड आएगा तब जाके कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगेगा, सिग्मा के साथ साथ पाई। अब ये छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट लिख लेना, मेरे नोट्स में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। सिक्स पॉइंट क्या बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते। और सेवन बॉन्ड क्या पॉइंट क्या बताया, सिग्मा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, पाई अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये रह गया समझाना बच्चों। यस सर। आ जाओ, मैं उधर आ रहा हूं, कैमरे की तरफ आ रहा हूं। मैं पहले कैमरे की तरफ आके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा। आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। मुझे देख पा रहे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जो चीज वहां नहीं समझा पा रहा, मुझको इधर आना पड़ रहा है। मैं कोशिश करता हूं, अगर ना समझ में आए तो घबराना मत। अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको ये इथेन, इथीन, इथाइन का जब करवाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा, तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। और उस दिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि मैं आपसे प्रॉमिस करके आया था कि सिग्मा और पाई का 6th डिफरेंस और 7th डिफरेंस मैंने आपको दोबारा समझाना है। और मैं दावे से कह सकता हूं उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा। आज मुझे भी डाउट है कि मैं शायद सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पर पहले मैं खुद कोशिश करता हूं, फिर मैं उधर लिख के कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे सामने होते, क्लास में बैठे होते, तो फिर मैं दावे से कह सकता हूं, मैं आपको समझा के भेजता। फिर मुझको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे को समझ नहीं आया। पर मैं कोशिश करता हूं पॉइंट नंबर 6 बताने की और पॉइंट नंबर 7। पहले पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि फ्री रोटेशन अलोंग द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल एंड इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। और आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है सब बेकार बातें हो रही है, इसका फायदा क्या है? तो ऐसा है? वैसे किसी की हिम्मत नहीं है मुझको ये बोल दे, पर ये बात बच्चे के दिमाग में आती है।
नहीं बोल पा रहे मैं जानता हूं, पर फिर भी बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है। पर मैं इस बात का भी प्रमाण देके जाऊंगा कि इस बात का फायदा क्या है। पहले समझ लो। देखो, ये न्यूक्लियस मान लो, मेरे हाथ को न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। ये दूसरे का ऑर्बिटल हो गया, ये न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो जब दोनों न्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी ऐसे, ये कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बनाया, पाई बनाया? सिग्मा। Sigma. तो सहमत है सारे? अब मैं रोटेट कर सकता हूं। अब बताओ, अगर मैं एक हाथ को घुमा रहा हूं, मैं इसको नहीं घुमा रहा, मैं इसको घुमा रहा हूं, ध्यान रखना। ये घुमाने का मतलब ये नहीं दोनों को घुमा दो पकड़ के, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं इसको स्टिल रख रहा हूं और मैं इस दूसरे हाथ को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताओ, क्या ओवरलैपिंग हट रही है? नो सर। अब मेरे इस हाथ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेना। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता के आया था, ऑर्बिटल्स की फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। मैं वहां बता के आया हूं, ये तो याद है ना, भूल तो नहीं गए? अब मेरे हाथ की फिक्स बाउंड्री है, तो हो सकता है थोड़ा सा वो व्यू ना आ पाए जो मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे हाथ की तो फिक्स बाउंड्रीज हैं, ये फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती मेरे बच्चे। चलिए, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ कीपिंग दिस फिक्स्ड एंड रोटेट दिस न्यूक्लियस लाइक दिस। क्या ओवरलैपिंग हट रही है? नो सर। नो क्या सर। बॉन्ड टूट पाएगा? बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ओवरलैपिंग नहीं हट रही। तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल। अब पाई की बात करते हैं। ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये न्यूक्लियस मान लो ना, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में से ये लाइन जाएगी, और ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। अब मैं एक दूसरे के पास ला रहा हूं, डंबल मान लो, इसको डंबल मान लो। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से ओवरलैप कर गया, थोड़ा सा नीचे से ओवरलैप कर गया, कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। बच्ची को समझ में आ गया? वो बच्ची जो पूछ रही थी सर इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यस सर। यस कौन सर। था? सारा आप थी? चलो अब मैं देख पा रहा हूं आप। तो आधा हिस्सा ऊपर से ओवरलैप करेगा और आधा हिस्सा नीचे से ओवरलैप करेगा, बहुत कम हिस्सा ओवरलैप करेगा। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। रोटेट करने का क्या तरीका होता है? एक को फिक्स रखो और दूसरे को घुमाओ। दोनों को नहीं घुमाना, दोनों को घुमा दोगे तो इस संसार में सारी चीजें घूम जाएंगी। ये देखो, ये घूम गई, दोनों को थोड़ा घुमाना है। एक को, इसको फिक्स रखूंगा, इसको घुमाऊंगा, आ जाओ, लो ओवरलैपिंग टूट गई, लो ओवरलैपिंग टूट गई। यानी कि पाई बॉन्ड को क्या मैं, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को ये एक न्यूक्लियस मान लो, पाई बॉन्ड को क्या मैं रोटेट कर पाऊंगा? नहीं। जैसे ही रोटेट करूंगा पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हट जाएगी, ओवरलैपिंग हट जाएगी, तो बॉन्ड का क्या वर्चस्व रह जाएगा, क्या आइडेंटिटी रह जाएगी, क्या अस्तित्व रह जाएगा? बॉन्ड तो बॉन्ड रहा ही नहीं ना। तो बॉन्ड सिग्मा है अगर, तो आप उसको रोटेट कर सकते हो, यानी कि एक एटम को पकड़ के दूसरे को घुमा सकते हो। दिस रोटेशन इज पॉसिबल, दिस फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। बताऊंगा हमारे जीवन में इसकी क्या अहमियत है। जब तक मैं केमिस्ट्री को आपके जीवन से नहीं जोड़ूंगा, आपको मैं केमिस्ट्री आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा बच्चे। नहीं तो फिर किताबों में, आपके सिलेबस में, एग्जाम में आने वाला जरिया बन जाएगी केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री आपको फील करवाना चाहता हूं, मैं बता के जाऊंगा इसका मतलब क्या है। और पाई बॉन्ड को रोटेट, ये पाई बॉन्ड बन गया, रोटेशन नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग टूट जाएगी। ओवरलैपिंग टूट गई तो बॉन्ड का आएगा, तो रोटेशन नहीं हो सकती। फिलहाल बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ईमानदारी से बताना, क्योंकि मुझको पता है आज तो मेरे सामने बहुत कम बच्चे बैठे हैं। जब बच्चे बहुत सारे बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे कह देते हैं सर नहीं समझ में आया। तो ईमानदारी भी इस मामले में बहुत जरूरी है, ताकि हमें और एफर्ट करने को सोचना पड़ता है कि यार मेरे एफर्ट कम रह गए शायद। तो चलो आगे। सर। हाँ बच्चे बोलो। सर सिग्मा बॉन्ड को अपने स्फेरिकल शेप की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, पी में कौन सी स्फेरिकल शेप थी? पी में भी एक डंबल यूं आया, एक डंबल यूं आया ओवरलैप करके।
ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को और अच्छे से समझाऊंगा और उस दिन मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगा, बिना आपके सामने आके समझा के जाऊंगा और स्क्रीन पे लिख के समझा के जाऊंगा आपको, सर तब मैं 100% देके जाऊंगा आपको। हाँ बच्ची बोलो अर्चिशा। सर सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड क्यों होता है? हाँ वही तो बता रहा हूँ अब मैं। पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया, पहले ये बताओ। यस सर। 7th में आ जाओ, पॉइंट नंबर 7th में आ जाओ। मेरी स्क्रीन कहां गई, दिख पा रहा हूं ना मैं? Yes, sir. चलो अब मैं 7th बताऊंगा कि 7th में कि 7th पॉइंट क्या था कि दैट सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली इफ द सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। ये बताया मैंने आपको। देखिए अब पी ऑर्बिटल मान लो, पी ऑर्बिटल में 3 एक्सिस होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड। आपको महसूस हो रही है 3 एक्सिस, 1 2 और 3, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे देख पा रहे हो? Yes, sir. यस Yes, sir. ये दूसरे की 3 एक्सिस होगी, राइट? अब बताओ जब मैं इनको पास लेके आऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, पहले कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन हो रही है, नहीं हो रही? Yes, sir. यस सर तो पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर Yes, sir. अब और पास ले आया, और पास आ गया। अब मेरी ये वाली फिंगर और मेरे थंब परपेंडिकुलर हैं। ये वाली फिंगर जो हिला रहा हूं और ये वाला थंब जो हिला रहा हूं, ये परपेंडिकुलर हैं। अब मेरी जो ये मिडिल, ये जो फिंगर है, ये वाली फिंगर जो है, इसको जेड एक्सिस मान लो, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो। अब बताओ, आप बताओ ये जो फिंगर है जिसको मैं मूव कर रहा हूं, रिंग फिंगर, ये परपेंडिकुलर है नहीं है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के? थंब परपेंडिकुलर है या नहीं है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के? और अब थंब को अगर आप पी ऑर्बिटल मान लो, थंब को पी ऑर्बिटल मान लो, ये आप बताओ कैसे ओवरलैप करेगा? परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यस सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ये कैसे ओवरलैप कर रहेगी? परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हाफ अबव एंड हाफ बिलो, हाफ अबव एंड हाफ बिलो। पर ये तभी ओवरलैप करेंगे ना जब पहले कौन सा बॉन्ड बन चुका होगा? Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड जब सिग्मा बन चुका होगा तो पहले सिग्मा बनेगा और फिर जाके ये ओवरलैप होगी और ये ओवरलैप होगी। यानी कि अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा ही है, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा बना होगा, तभी तो जाके पाई बना होगा। और 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। ये बात समझ में आ गई कि पहला सिग्मा है, 2 बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई है, और 3 बॉन्ड है तो पहला सिग्मा है और बाकी के जो 2 होंगे वो कौन से होंगे? पाई होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो अगर एक ही बॉन्ड है वो सिग्मा है तो सिग्मा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, पर पाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा वहां मौजूद होगा। बताओ जी, पॉइंट नंबर 7 क्लियर है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. पर पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 मैं पक्का से दोबारा समझाऊंगा जिस दिन मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा। जिस दिन क्या, हमारी अगली क्लास ही हाइब्रिडाइजेशन की है। मैं हाइब्रिडाइजेशन में आपको जरूर पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 समझाऊंगा कि पॉइंट नंबर 6 जिसमें यह कहा गया कि रोटेशन पॉसिबल होती है सिग्मा में, पाई में नहीं होती। और 7th पॉइंट की दैट सिग्मा बॉन्ड हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, पाई बॉन्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा बन चुका होगा। मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा के दिखा दूं, हालांकि मेरे एफर्ट अच्छे थे पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं डायग्रामेटिकली समझाने की। मैं कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। आप बताओ, पी में 3 लोब होते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब दूसरे एटम को हम पहले एटम के पास लेके आएंगे तो ये ब्लैक वाले को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो ना,
और रेड वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है नहीं है, और ग्रीन वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जब इस एटम को और इस एटम को पास लेके आऊंगा, तो पहले कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या साइड में ओवरलैपिंग होगी? पहले कौन सी ओवरलैपिंग? Head on overlap. हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन। पहले ये और ये ओवरलैप करेंगे। मैं पास नहीं लाके दिखा रहा, मैं पास नहीं लाके दिखा रहा, पास लाके दिखा दूंगा तो ये बनाना है मैंने। ये लोब और ये लोब पास आ जाएंगे और ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसके बाद ये ओवरलैपिंग होगी, आधी ऊपर से आधी नीचे से। ये ज्यादा होगी कम होगी, आप खुद ही बता दो। कम. कम ही होगी ना बच्चे। ग्रीन वाले से ओवरलैप करेगा, रेड वाला रेड को टच करेगा तो ग्रीन वाला ग्रीन वाले को भी टच कर लेगा, क्योंकि जितना रेड रेड के नजदीक है उतने ग्रीन ग्रीन के नजदीक है। तो पहले कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। Sigma bond. पहले सिग्मा बना बच्चे। फिर और पास आए, पाई बन गया, और पास आ गए तो फिर पाई भी बन जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। सिग्मा इज ऑलवेज फॉर्म्ड फर्स्ट, पाई इज फॉर्म्ड ओनली इफ सिग्मा इज ऑलरेडी फॉर्म्ड मेरे बच्चों। यस सर। हाँ, अब मैंने कहा था मैं आपको केमिस्ट्री के बहुत नजदीक लाना चाहता हूं, उसके लिए मुझको एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको। देखो, मेरा एग्जांपल हो सकता है अभी आपसे दूर हो, आपको इतने अच्छे से ना समझा पाऊं। आपने ऐसा तो नहीं हो सकता ये शब्द ना सुना हो जीवन में, प्रोटीन्स सुना है? यस सर। प्रोटीन 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं प्रोटीन। हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, रिसेप्टर्स। इन चारों का रोल क्या है? 12th की वेट कर लो, बताऊंगा आज नहीं। पर इन चारों के लिए कॉमन शब्द क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द से आया है, प्रोटियोस। प्रोटियोस का इंग्लिश में मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसकी आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी इसके बगैर क्या है? कुछ भी नहीं है। हार्मोन के बगैर क्या है? एंजाइम के बगैर, एंटीबॉडी, रिसेप्टर के बगैर क्या है? कुछ भी नहीं। हमारी बॉडी सबसे पहली जरूरत जीवन में इसकी है, प्रोटीन्स की। और प्रोटीन की चेन में ना ऐसा होता है, दिखाता हूं मैं प्रोटीन की चेन में कैसा होता है। ये होती है प्रोटीन की चेन, ये होती है प्रोटीन की चेन, ये होती है प्रोटीन की चेन। मैं आपको थोड़ा सा भी ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। तो प्रोटीन की चेन में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ ऐसे, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है सी और एन में। सी और एन में डबल बॉन्ड करेक्टर आना शुरू हो जाता है। कैसे आता है भी भूल जाओ, तो सी और एन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो आप बताओ, प्रोटीन की चेन में यहां पर सिंगल बॉन्ड है, और सी और एन में डबल बॉन्ड है। तो आप बताओ, प्रोटीन की चेन में जहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, क्या है? प्रोटीन की चेन यहां से बेंड हो पाएगी, मुड़ पाएगी, रोटेट कर पाएगी? प्रोटीन की चेन यहां से नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां रोटेशन ही नहीं होती। तो रोटेशन कहां से होगी? इस एटम से रोटेशन होगी, क्योंकि यहां पे कौन से बॉन्ड है मेरे बच्चों? यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहां पर। यहां से रोटेट हो जाएगी, तो आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर कराया जाएगा, तो प्रोटीन की शेप कराई जाएगी, प्रोटीन की चेन में बेंडिंग कराई जाएगी। ये प्रोटीन की चेन घूम कहां से रही है? कहां से घूम गई? किस हिस्से से घूम गई? इस हिस्से से घूम गई। कहां से रिजिड है? रिजिड मतलब जहां, कहां से घूम नहीं सकती। कहां से घूम नहीं सकती प्रोटीन की चेन? यहां से नहीं घूम सकती। क्यों यहां से नहीं घूम सकती? क्यों यहां से नहीं घूम सकती? क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा बॉन्ड पैदा हो गया है?
पाई बोन। दुनिया की कोई ताकत नहीं घुमा सकती फिर इसको। आगे बात समझ में? तो होती है या रोटेशन नहीं होती, ये मत कह देना आज के बाद कि सर ये तो किताबी बातें लग रही हैं, जुबानी बातें लग रही हैं, इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं लग रही मुझको अपने जीवन में। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं आपके बॉडी तक पहुंच गया, प्रोटीन तक पहुंच गया, प्रोटीन की शेप में बेंडिंग तक पहुंच गया, रोटेशन तक पहुंच गया। अब इतना दूर क्यों जाते हो? आपने डीएनए आरएनए पढ़ा नहीं पढ़ा थोड़ा बहुत? Yes, sir. डीएनए की चेन भी बेंड हो रही नहीं हो रही, रोटेट हो रही नहीं हो रही? डीएनए की चेन भी कहां से रोटेट होगी? डबल बॉन्ड वाली जगह से, सिंगल बॉन्ड वाली जगह से? Single bond. सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे बेंडिंग है, जहां पे रोटेशन हो रही है, समझ जाओ वहां पे सिंगल बॉन्ड है, और जहां पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है समझ जाओ वहां पर डबल बॉन्ड है। अरे बात है समझ में? तो ये मत कह देना कि सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब किताबी बातें लग रही हैं। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता।